हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का। अ ब्लॉक वेइंग W इक्वल टू 20 किलो न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एन होगा। कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन इज। वो कह रहा है कि एक कोई इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाता है और इस पे कोई एक बॉडी है जिसका वेट दे दिया है हम लोग को 20 किलो न्यूटन। और पूछ रहा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 20 किलो न्यूटन, इसका कंपोनेंट क्या होगा इसका इस प्लेन के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ से जो ये वर्टिकल एन काम करेगा इस पर, ये इस दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, ये भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा W यानी कि 20 किलो न्यूटन इंटू साइन 30 डिग्री। तो 20 किलो न्यूटन इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन बिटवीन टू ड्राई सरफेस। दो ड्राई सरफेस के बीच में कूलम्ब फ्रिक्शन का जो लॉ दिया हुआ या स्टेटमेंट है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच बॉडी टेंड टू मूव। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने की कोशिश करता है उसके अपोजिट लगता है, ये स्टेटमेंट तो सही है। द फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंड ऑन द एरिया। देखो यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर क्योंकि इनकरेक्ट वाला पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज स्लाइड ऑन द ग्राउंड विथ अप्लाइड फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स इक्वल टू दिया हुआ है 20 न्यूटन, मास दिया हुआ है बॉडी का 10 kg। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड। ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1। डिटरमाइन द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज, यानी कि जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बॉडी है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, जब यहाँ से हम लोग वेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। तो वेट लग गया 100 न्यूटन, यही वैल्यू हो जाएगा एन का भी, नॉर्मल रिएक्शन का भी। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन, म्यू दिया हुआ है 0.1 और एन हो जाएगा 100। तो एक पॉइंट हटाएंगे, ये 0 कट जाएगा, तो इधर हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का। तो नेट फोर्स हम लोग को क्या हो जाएगा 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स आ जाएगा 10 न्यूटन। और यही 10 न्यूटन फोर्स जो है एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये मास दिया हुआ है हम लोग को 10 kg, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 4√2 kg, मास दिया हुआ है 4√2 kg इज एट रेस्ट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से और उस पर वो मास लाई कर रहा है। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना दिया हुआ है 135 डिग्री दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल बन रहा है 135 डिग्री, तो इधर वाला एंगल बनेगा 45 डिग्री, 180 में से घटा देंगे तो। और इसी पे कह रहा है कि वो बॉडी इस तरह से लाई कर रहा है, तो इसका वेट इस तरह से नीचे काम करेगा। ठीक है, वेट इस तरह से सीधे नीचे काम करेगा क्योंकि वेट तो हमेशा वर्टिकली काम करता है, वेट हो जाता है mg। अच्छा, मास दिया हुआ है तो मास इसका हो जाएगा 4√2 और g का वैल्यू बोल दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40√2 न्यूटन। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है इस प्लेन और इस ब्लॉक के बीच में कितना लग रहा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर देखते हैं कि एन कितना लगेगा, जितना इस डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट लगेगा। वेट कितना 40√2 न्यूटन, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच का एंगल बनेगा 45, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा 40√2 और cos 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 40√2, cos 45 होता है 1/√2, तो यहाँ आ जाएगा √2, तो √2 कट जाएगा तो इधर बचेगा 40 न्यूटन। तो n इक्वल टू आ गया 40 न्यूटन
और इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स और इधर लगेगा इसका कंपोनेंट, तो 40√2 इधर हो जाएगा साइन 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 40√2 डिवाइड बाय √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 40 न्यूटन। तो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है इम्पेंडिंग कंडीशन के लिए या कहो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, वो लगने वाला फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो लगने वाला फोर्स हम लोग को 40 न्यूटन आया और म्यू का वैल्यू तो निकालना ही है और एन का वैल्यू भी 40 न्यूटन आ गया, तो 40 कट जाएगा, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 1 न्यूटन। तो अब देखो कह रहा है कि इसे वो स्लाइड करेगा, ठीक है, कब, देखो 1 न्यूटन का केस रहेगा तो वो इम्पेंडिंग मोशन की कंडीशन में रहेगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड रहेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अगर म्यू का वैल्यू थोड़ा सा भी लेस देन 1 हो जाए तो बॉडी स्लाइड कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी पुट द ब्रेक ऑफ कार देन कार विल बिगिन टू स्लाइड व्हेन, जब ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क जब ज़्यादा हो जाए, ब्रेकिंग टॉर्क वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तब बॉडी वो क्या करेगा, कार स्लाइड करना शुरू कर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन एट विच द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ओवर द इंक्लाइंड प्लेन बाय द असिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन ओनली इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 10 kg aluminum block is dragged on a plane horizontal surface at a constant velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और क्या बोला है कि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने का मतलब क्या कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 इसका मतलब नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो वो हो जाएगा 0। तो फिर पूछोगे कि ये सब इतना जो वैल्यू दिया हुआ है डेटा, ये किस लिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 धाम की यात्रा पे जाने के लिए। आराम से झोला उठाओ चल पड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन है, ठीक है। तो देखो, फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट में काम करता है, सही है ये। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब मशीन हुज एफिशिएंसी इज 100% इज कॉल्ड आइडियल मशीन, ये भी सही है, इसका मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड, नहीं ये ऐसा कुछ होता ही नहीं, लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ना कि वेलोसिटी रेशियो होता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलती है, तो वही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m स्लाइड डाउन ऑन अ फिल्म ऑफ ऑयल एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म दिया हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन 0, ठीक है, ऑन एंड इंक्लाइंड सरफेस स्लोपिंग अंडर दिस कंडीशन, तो कह रहे हैं इस कंडीशन के लिए कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है। तो देखो इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब हुआ कि जितना रेसिस्टेंस इधर लग रहा है उतना ही ये फोर्स इधर काम करता होगा, तो इसीलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब जो है रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा mg sin 30, और ये कौन सा रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि बीच में ये फ्लूइड है, ऑयल फिल्म है, ठीक है, यहाँ पे ऑयल लिखा हुआ है, क्वेश्चन फिल्म ऑफ ऑयल, तो ये क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स हो जाएगा, विस्कस रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें विस्कस रेसिस्टेंस के बारे में ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि हो जाएगा mg sin 30 डिग्री, यहाँ पे जी छूटा हुआ है, वो हो जाएगा mg sin 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द मोशन ऑफ बॉडी इज इम्पेंडिंग इज नॉन एज, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये हो जाता है एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ W इज अ वेट ऑफ अ बॉडी, अल्फा इज द एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एंड फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग द बॉडी व्हेन इट इज जस्ट इम्पेंडिंग टू मूव अप द प्लेन इज, देखो कह रहा है कि एक इस तरह से कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का जो ये एंगल दिया हुआ है अल्फा है,
इस पे कोई इस तरह से बॉडी है, तो कह रहा है कि इस बॉडी का जो वेट है मान लो कि इस तरह से नीचे काम कर रहा है डब्लू की तरह। कह रहा है कि इस पे जो ये फोर्स लगेगा, ये कितना फोर्स लगेगा ताकि ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इसको कंपोनेंट तोड़ो। तो सबसे पहले इस वेट का कंपोनेंट तोड़ो, इस डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट। तो वेट का कंपोनेंट लिख रहे हैं तो चूंकि हम लाल रंग से ही लिख देते हैं। देखो ये बीच का एंगल अल्फा, तो इसके बीच का भी एंगल हो जाएगा अल्फा, तो इधर हो जाएगा डब्लू कॉस अल्फा, और इसी वेट का कंपोनेंट जब इधर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डब्लू साइन अल्फा। ठीक है, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। और जब हम इस P का तोड़ेंगे तो इसके लिए एंगल चाहिए, तो देखो ये P फोर्स भी हॉरिजॉन्टली ऐसे काम करेगा और ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, और अगर इस प्लेन को हम लोग ट्रांसवर्सल मान लें तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा P cos अल्फा, और फिर इसी का एक तो इस डायरेक्शन में तोड़े हैं, दूसरा इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P sin अल्फा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इम्पेंडिंग कंडीशन में यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक हो सबको, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग n इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे, लोग n इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे W cos अल्फा प्लस P sin अल्फा। अब इधर वाला को बैलेंस करेंगे इस वाले में, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को W साइन अल्फा। इस फोर्स के वजह से ये बॉडी ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, तो नीचे की तरफ लगेगा इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो होगा म्यू इंटू एन। तो नीचे में जोड़े सब, नीचे वाला को इधर ऊपर वाला को उधर, तो डब्लू साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू एन और इक्वल टू हो जाएगा पी कॉस अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 में जो ये n का वैल्यू है उसको हम 2 में रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा W साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू क्या रखेंगे, W कॉस अल्फा प्लस साइन P साइन अल्फा इक्वल टू P कॉस अल्फा। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह W साइन अल्फा प्लस म्यू को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू इंटू डब्लू इंटू कॉस अल्फा प्लस म्यू इंटू पी इंटू साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा P कॉस अल्फा। क्या है, W वाला को एक तरफ कर लेते हैं और P वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर लिखेंगे W साइन अल्फा और W इसमें है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस म्यू W कॉस अल्फा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं P कॉस अल्फा माइनस म्यू P साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग W कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, और इधर P कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा। अब देखो जो हम लोग का रिक्वायर्ड फोर्स था जो डिटरमाइन करना है वो P का ही करना है, तो यहाँ से हम लोग P इक्वल टू लिख सकते हैं W साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा। अब क्या करें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग कॉस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, तो W साइन अल्फा को कॉस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा टेन अल्फा प्लस म्यू, और यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि कॉस अल्फा कट के 1 हो जाएगा। अब देखो नीचे क्या होगा, 1 माइनस म्यू टेन अल्फा, साइन अल्फा व कॉस अल्फा तो टेन अल्फा होगा। अब देखो इससे आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं ये बात कि जो म्यू होता है वो टेंजेंट होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर हम लोग को फाई दिया हुआ है, तो म्यू इक्वल टू 10 फाई लिख सकते हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ पे म्यू दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग 10 फाई लिखेंगे, तो P इक्वल टू हो जाएगा W 10 अल्फा प्लस 10 फाई डिवाइड बाय 1 माइनस 10 फाई और 10 अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया 10A प्लस B का फॉर्मूला, 10A 10B डिवाइड बाय 1 माइनस 10A 10B, तो ये 10A प्लस B का फॉर्मूला होता है। तो P इक्वल टू हो जाएगा W इंटू
10A 10B यानी कि अल्फ़ा प्लस 5, तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस 5। तो ये हो जाएगा आंसर जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ वेट 20 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन if the coefficient of friction between the body and horizontal plane is 0.3, the horizontal force required to just slide the body on the plane is। देखो एक कह रहा है कि कोई बॉडी है और उसका वेट जो एक्ट कर रहा है, वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन, तो इसका मतलब इस पर रिएक्शन भी काम करेगा 200 न्यूटन का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है हम लोग को म्यू इक्वल टू 0.3, तो जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0.3 इंटू 200, एक पॉइंट से एक जीरो हटा देंगे तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। तो कह रहा है इधर जस्ट स्लाइड करने के लिए कितना फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो भाई जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही उधर लगा देंगे तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो जाएगा, तो F इक्वल टू 60 न्यूटन हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द प्लेन will be minimum if it make an angle with the inclined plane dash the angle of friction, तो equal to the angle of friction। जब equal होगा एंगल तो उस समय सबसे मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg block is resting on a surface with coefficient of friction 0.1, a force of 0.8 Newton is applied to the block as shown इन द फिगर, द फ्रिक्शन फोर्स इज। देखो तो क्या बोला कि सबसे पहले तो फोर्स लग रहा है लेकिन बॉडी रेस्ट में ही है, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि स्टैटिक कंडीशन में है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा, तो इस हिसाब से 0.8 न्यूटन ही होगा इसका सही आंसर। और दूसरा तरीके से कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लीजिए, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना निकलता है। हम लोग जानते हैं कि म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू का वैल्यू तो 0.1 दिया है, इंटू एन कितना लगेगा जितना बॉडी का वेट होगा, तो यहाँ पे मास दिया है 1 kg, तो हम लोग जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो वेट हो जाएगा 10 न्यूटन, तो यहाँ 10 लिखते हैं, तो ये हटाएंगे जीरो को तो यहाँ पे आ जाएगा 1 न्यूटन। अब देखिए 1 न्यूटन आ गया इसका क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इससे कम लग रहा है यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, तो इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, जब तक लिमिटिंग कंडीशन तक नहीं पहुँचता है तब तक जितना फोर्स लगाइएगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, तो इसका आंसर 0.8 ही हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ 10 लिए हैं तो आप 9.8 लेकर भी देख सकते हैं, इतना इंटू एन तो हो जाएगा 0.1 इंटू 9.81, तो और इससे मल्टीप्लाई कर दिएगा तो हो जाएगा 0.981, तो 0.9 से तो कम ही लग रहा है ना, 0.8 ही फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो 0.8 ही होगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से पढ़ते हैं कौन सा होगा। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, तो इंडिपेंडेंट तो होता ही है, तो सही है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द लिमिटिंग फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, ये भी सही है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो ज़्यादा होता है डायनामिक फ्रिक्शन से, थर्ड में इसका उल्टा कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। करेक्ट नीचे में जो भी दिया गया है वो कौन सा सही है मूवमेंट के लिए, तो मूवमेंट तब होगा जब हम लोग का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, किससे, अप्लाइड फोर्स से। ठीक है, अप्लाइड फोर्स से लेस होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी वेइंग 200 न्यूटन, ठीक है वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन का, इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6 दैन द नॉर्मल रिएक्शन विल बी। देखो तो नॉर्मल रिएक्शन जितना वेट है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 200 न्यूटन का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ही दिया है गंगा स्नान करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो द बॉडी विल एक्सपीरियंस। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है, तो बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन, तो आंसर तो होगा इसका जीरो फ्रिक्शन। कैसे? देखो, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू एन, ठीक है। तो म्यू इंटू एन जब होता है तो म्यू को हम लोग लिखते हैं टेन थीटा इंटू एन। तो टेन थीटा, यहाँ पे थीटा बोल दिया है जीरो, तो टेन जीरो इंटू एन, और टेन जीरो का वैल्यू होता है जीरो इंटू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक। तब तक अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।